हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं जो आपका सीटेट का जो कंप्लीट रिवीजन है वो करवाने वाली हूँ। तो उसी प्रॉमिस के चलते मैं आप लोगों के लिए एक हिंदी पेडागोजी की संपूर्ण क्लास लेकर के आई हूँ। इस क्लास को देखने के बाद आपकी समझ बहुत अच्छी विकसित हो जाएगी और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि जो हिंदी पेडागोजी आपके 15 नंबर की आने वाली है, उस 15 में से आप 15 नंबर स्कोर कर ही लोगे। ठीक है फ्रेंड्स, जो 15 नंबर आपके आएंगे वो पैराग्राफ से आएंगे, लेकिन जो 15 नंबर की जो पेडागोजी आएगी उसका मैं आपको मटेरियल देने वाली हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो को बनाने में, मटेरियल को बनाने में बहुत टाइम लगता है। हालांकि मेरे पास मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान जब मैंने स्टडी की थी तो वो मेरे नोट्स रखे हुए हैं, लेकिन उनमें बहुत से पॉइंट ऐड ऑन करने पड़ते हैं और बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। फ्रेंड्स, ये सिर्फ आप लोगों के लिए मेरी एक छोटी सी कोशिश है, तो आप लोग मेरी कोशिश को बेकार मत जाने दीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट होने से पहले ही लाइक कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड जितना आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे मैं भी उतनी ही मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए आगे अच्छा से अच्छा स्टडी मटेरियल लाती रहूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हिंदी पेडागोजी के बारे में पढ़ रहे हैं। सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बातें करेंगे और पॉइंट टू पॉइंट बातों में ही आप लोगों की बहुत ही अच्छी समझ विकसित हो जाएगी। और कल मैं आप लोगों के साथ हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करूँगी, तो इससे अगर आपके एक दो पॉइंट छूट भी गए होंगे तो वो पॉइंट भी आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे उन पर्सन्स के माध्यम से। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि जो भाषा होती है वो भास धातु से बना है और जो किसका वर्ड होता है, संस्कृत भाषा का शब्द होता है। अब भाषा की कुछ विशेषताएं हैं जो मैंने आप लोगों के लिए अलग अलग रिसोर्सेज से कलेक्ट की हैं, आप लोगों के लिए लिखी हैं। तो फ्रेंड्स देखिए क्या क्या विशेषताएं होती हैं। भाषा जो होती है, भाषा विचार विनिमय का साधन है। भाषा क्या होता है? विचार विनिमय का साधन होता है। फ्रेंड्स, भाषा आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एक भाषा क्या होती है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को बोलकर लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। ऐसा ही पढ़ते आ रहे हो ना भाषा। तो भाषा क्या है? विचार विनिमय का साधन है। ठीक है, भाषा से क्या होता है फ्रेंड्स? चिंतन का माध्यम है। जो हम चिंतन करते हैं, सोचते समझते हैं, वो हमारी समझ डेवलप होती है भाषा से। भाषा सामाजिक प्रक्रिया पर आधारित है। जो भाषा है वो कैसे प्रक्रिया पर आधारित है? सामाजिक प्रक्रिया पर आधारित है। भाषा वातावरण की उपज है। जैसा हमारा एटमॉस्फेयर होता है वैसे ही हमारी भाषा हो जाती है। अब हम हिंदी मीडियम वाला जो देश है उसमें पैदा हुए हैं तो हमारी भाषा हिंदी है। अगर हम अंग्रेजी माध्यम वाले देश में पैदा होते तो हमारी भाषा ऑटोमेटिक अंग्रेजी हो जाती। ठीक है, भाषा क्या है? एक सामाजिक उपागम है। भाषा यादृच्छिक है। यादृच्छिक का मीन्स क्या होता है? स्वतंत्र है। भाषा क्या है? स्वतंत्र है। भाषा अस्थिर है। भाषा अस्थिर का मतलब भाषा क्या है फ्रेंड्स? स्थिर नहीं रहती, परिवर्तनशील है। भाषा के अंदर नए नए चेंजमेंट आते रहते हैं, नए नए वर्ड शामिल होते रहते हैं और काफ़ी जो वर्ड्स हैं वो पीछे छूटते रहते हैं। भाषा अर्जित की जाती है। भाषा को क्या किया जाता है? अर्जित किया जाता है। मैंने आपको बताया कि जो भाषा है वो वातावरण की उपज है। अब जो मेरी भाषा है वो मैंने कहाँ से सीखी है? अपने एटमॉस्फेयर से सीखी है ना। जो बच्चा होता है वो वहीं की भाषा सीख जाता है। जैसा जैसा वो अपनी चारों तरफ देखता है वैसे ही भाषा उसके अंदर डेवलप होने लगती है। भाषा सांस्कृतिक अनुभवों पर आधारित होती है। भाषा सांस्कृतिक जो समाज, सांस्कृतिक जो अनुभव होते हैं, इससे हमारी संस्कृति डेवलप होती है भाषा से। भाषा क्या है? समृद्ध परिवेश। भाषा को क्या चाहिए फ्रेंड्स? भाषा को डेवलप करने के लिए एक समृद्ध परिवेश होना चाहिए, ना कि हमें कागज पेन चाहिए। हमें क्या चाहिए? एक ऐसा माहौल हो जहाँ पर हम भाषा बोल पाएँ। जैसे कि बोलते हैं ना कि अगर अब हम वहाँ पर जाएं, अगर किसी फॉरेन में जाते हैं, अगर हम वहाँ पर जाते हैं तो धीरे धीरे हम वहाँ के जैसे वर्ड होंगे उनको सुनेंगे। या फिर बोलते हैं कि भाई इंग्लिश सीखने के लिए आप इंग्लिश मूवी देखना स्टार्ट कर दो तो आपको इंग्लिश समझ में आने लग जाएगी। तो किसी भी भाषा हो, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, उसके लिए जो परिवेश है, जो माहौल है वो होना चाहिए, तभी आप भाषा को सीख सकते हो। भाषा क्या है फ्रेंड्स? व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। भाषा में सब कुछ चीज़ें जो होती है सिस्टमेटिक वे में चलती है ना। पहले हम क्या पढ़ते हैं? जो हम वर्णमाला पढ़ते हैं, पहले ए आ पढ़ते हैं, फिर कै खे, तो सभी क्या होते हैं? व्यवस्थाओं की व्यवस्था होती है भाषा। भाषा नियमबद्ध होती है और भाषा का क्या होता है? व्याकरण भी होता है। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण वह शास्त्र होता है जिसके द्वारा हमें भाषा के शुद्ध होने का ज्ञान होता है। तो भाषा का क्या होता है? अपना व्याकरण भी होता है। अब फ्रेंड्स आगे देखिए, यहाँ से जो मैंने आपको ये 8-10 पॉइंट बताए हैं, आपको इनको अच्छे से सुन लेना है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक भी हिंदी पेडागोजी अगर तैयार नहीं की है तो इन
नोट्स से और जो मैं प्रीवियस ईयर आपको करवाऊंगी उनसे आपकी हिंदी पेडागोजी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप 30 में से 30 लेके आओगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी निराश मत होइए। और अब फ्रेंड्स, मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने एस्टेट का एग्ज़ाम दिया था और उनका क्लियर नहीं हुआ, तो वो लोग हताश निराश मत होइएगा। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा दरवाज़ा खुल जाता है। अगर आप लोगों का सीटेट क्लियर नहीं है तो सीटेट की प्रिपरेशन कीजिए, अगर सीटेट क्लियर है तो आप केवीएस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए एक केवीएस पीआरटी की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी भी लेके आने वाली हूँ। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, भाषा का प्राथमिक रूप। भाषा का प्राथमिक रूप क्या होता है? मौखिक होता है। सबसे प्राथमिक मतलब क्या होता है? पहला। तो भाषा का पहला रूप क्या होगा? मौखिक होगा। और मौखिक फ्रेंड क्या होता है? अस्थायी होता है। अब मैं आपको बोल रही हूँ, ये क्या है? स्थायी थोड़ी ना है, ठीक है। भाषा के रूप मौखिक, लिखित, सांकेतिक हो सकते हैं। मौखिक होता है वो अस्थायी होता है, ठीक है। लिखित होता है वो स्थायी होता है, क्योंकि जो लिख दिया वो तो लिख ही दिया, ठीक है। और सांकेतिक जिसमें इशारों के माध्यम से भाषा को समझाया जाता है। अब फ्रेंड्स आगे देखिए, आगे चलते हैं। लिपि क्या होती है? जो भाषा के जो लिखने के जो चिन्ह होते हैं उसी को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी है। पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है। और अंग्रेजी की लिपि रोमन है। जो हिंदी की लिपि है बाएं से दाएं लिखी जाती है। अब ये भी आपको याद रखना है, जब भाषा पढ़ ही रहे हैं तो हमें थोड़ा ये भी पता होना चाहिए कि संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक किसका जिक्र दिया हुआ है? हिंदी राजभाषा होने से संबंधित उल्लेख है अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में। फ्रेंड्स यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है और बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि जो हिंदी है वो हमारी राष्ट्रभाषा है या राजभाषा है। तो हिंदी हमारी राजभाषा है। हमारी कोई भी, भारत जो देश है उसकी कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। अब हिंदी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। फ्रेंड्स मेरे जो कंसेप्ट हैं जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ वो मैंने काफ़ी रिसोर्सेज से कलेक्ट की है, प्रीवियस ईयर को उठाया है, तो उनको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। फ्रेंड्स आप लोग मेरा व्लॉग देखना कि मैंने कितने समय तक आप लोगों के लिए मेहनत की थी। जो मेरा सेकंड वाला चैनल है स्टडी जर्नी व्लॉग्स, उसके ऊपर आपके मेरे व्लॉग्स आते हैं मेरी डेली लाइफ से जुड़े हुए, तो आप लोग उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप लोग मोटिवेट नहीं हो रहे हैं तो वो व्लॉग आप लोग देखेंगे तो ज़रूर मोटिवेट हो जाएंगे। फ्रेंड्स आगे चलिए, भाषा एंड लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि भाषा और लिपि के बीच कोई संबंध होता है? नहीं। हमारा आंसर क्या होगा? भाषा एंड लिपि के बीच में कोई भी निश्चित संबंध नहीं होता है। कोई भी भाषा किसी भी लिपि में थोड़े बहुत फेरबदल के साथ लिखी जा सकती है। जैसे कि मैं आपको एक क्लास दे रही हूँ तो आपको ये क्लास कैसी लगी ऐसे भी लिख सकते हैं और कैसी लगी ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही क्या है? सही हैं, ठीक है। तो इन भाषा और लिपि के बीच में कोई निश्चित संबंध नहीं होता है। किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में थोड़े बहुत फेरबदल के साथ लिखा जा सकता है। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। भाषा की जो भाषा से संबंधित जिक्र है वो 8वीं अनुसूची में है। मानक भाषा देखो, मानक भाषा और क्षेत्रीय भाषा क्या होती है? मानक भाषा क्या होती है फ्रेंड्स? मानक यानी स्टैंडर्ड, जो हमारी स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, जो ऑफिशियल जो हमारे राजकाज होते हैं उनसे संबंधित कामों में जो भाषा प्रयोग की जाती है उसको क्या कहते हैं? मानक भाषा कहते हैं। ये क्या होती है? थोड़ी सी शुद्ध होती है मानक भाषा। साहित्य जो लिखा जाता है, पुस्तकें लिखी जाती हैं, वो किस में लिखी जाती है? मानक भाषा में। तो आपसे सीटेट के एग्जाम में, सीटेट का एग्जाम आप लोग बिल्कुल भी प्रेशर मत लीजिए। मैं आपको बोल रही हूँ ना, मैं क्लियर करवा दूंगी। आप लोग, मैं जो जैसे जैसे बताती हूँ आप वैसा वैसा करते जाइएगा। जो मानक भाषा है आपसे पूछ लेगा कि जो साहित्य है, पुस्तकें हैं, उनकी जो भाषा है वो कौन सी भाषा होती है? तो कौन सी भाषा होती है? मानक भाषा, ठीक है। और क्षेत्रीय भाषा जो क्षेत्र के अनुसार प्रचलित होती है, जो जहाँ का क्षेत्र होता है। अब फ्रेंड हम हरियाणा से हैं तो हमारी बोलने में थोड़ा सा हरियाणवी एक्सेंट आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे सभी मैंने आप लोगों के लिए कलेक्ट किए हुए हैं। आप लोग इनको अच्छे से करना, ठीक है। और आप लोग ये मत समझना कि मैंने आपको बोर्ड पे नहीं करवाए, मैं आपको फेस नहीं दिखाती। मेरे पास जितने रिसोर्सेज हैं और जितना पॉसिबल हो सकता है मैं अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है भाषा का अर्जन एंड अधिगम। ये नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है। हमने भाषा की क्या पढ़ ली? भाषा कहाँ से आई है? भाष धातु से आई है। भाषा की क्या क्या विशेषताएं हैं? और हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, मानक भाषा, क्षेत्रीय भाषा, और हिंदी का संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? ये सब हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब आ जाता है भाषा अर्जन एंड अधिगम, ठीक है। भाषा अर्जन यानी लैंग्वेज एक्विजिशन भी बोलते हैं और लैंग्वेज लर्निंग भी बोल सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के जो डिफरेंस थे मैंने आप लोगों को एक साथ ही प्रोवाइड करवाए हैं। अब देखिए जो भाषा अर्जन है वो कैसे होता है? स्वाभाविक रूप से होता है। भाषा अर्जन
भाषा अर्जन कैसे होता है? स्वाभाविक रूप से होता है। जो हमारी प्राइमरी लैंग्वेज होती है ना, जो हम शुरू में जो भाषा सीखते हैं, ठीक है, जो हमारे एटमॉस्फेयर से हमारे अंदर आती है, वो कौन सी भाषा, वो किससे आता है? भाषा अर्जन से आता है। तो भाषा अर्जन कैसा हुआ? स्वाभाविक हुआ, प्राकृतिक रूप से हुआ, कुछ भी उसमें आर्टिफिशियल नहीं करना पड़ा। जो हमारा परिवेश था, माहौल था, वहीं से हमारा भाषा अर्जन हो गया। हमने अनुकरण किया, अपने बड़ों को बोलते हुए सुना और उन्हीं शब्दों को अपनी बोलचाल की सामान्य भाषा में लेकर के आए, ठीक है। तो इसमें भाषा का क्या किया गया है? अनुकरण किया गया है। भाषा सीखना कैसा, भाषा अर्जन कैसा होता है? सहज एवं सरल होता है। धीरे धीरे इस तरह से होता जाता है कि हमें पता भी नहीं लगता कि हम भाषा को सीख गए हैं। जब हम छोटे थे तो हमें वर्ड्स बोलने आते थे? नहीं आते थे, हम तुतला के बोलते थे, ठीक है। लेकिन अब हम सभी चीज़ों को बहुत ही सहज भाव से बोल पा रहे हैं। तो भाषा को हमने अर्जन किया है, वो सहज एवं सरल होता है। अनौपचारिक परिवेश, इसके लिए किसी भी आपको कोई क्लास लगाने की जरूरत नहीं है। जो भाषा अर्जन है, जो मोस्टली आप जो आपकी मातृभाषा है, क्षेत्रीय भाषा जो होती है, उसको भाषा अर्जन से अपने अंदर डेवलप करते हो, तो उसके लिए आपको किसी भी क्लास की जरूरत नहीं होती है। अनौपचारिक यानी उसके लिए किसी भी फॉर्मेलिटीज़ की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। कैसी होती है? अचेतन होती है। हमें कोई ये नहीं होता हमारे मन में कि हम तो ये सीख रहे हैं, नहीं फ्रेंड्स, अपने आप अचेतन मन से होती जाती है। मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा भाषा अर्जन के माध्यम से ही सीखी जाती है। अब बताती हूँ मैं आपको भाषा अधिगम क्या है। देखिए, भाषा अर्जन मैंने आपको क्या बताया? स्वाभाविक रूप से होता है। भाषा अधिगम, जैसे कि अब आप लोग बोल रहे थे कि जो KVS में इंटरव्यू होता है वो इंग्लिश में होता है या हिंदी में होता है। तो फ्रेंड्स, पहले तो इस बात को क्लियर कर लीजिए कि ऐसा कोई मैंडेटरी रूल नहीं है कि वो हिंदी में ही हो या इंग्लिश में ही हो, ठीक है। तो अगर हमें भाषा अपने KVS की इंटरव्यू के लिए हमें इंग्लिश सीखनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसका क्या करना पड़ेगा भाई? अभ्यास करना पड़ेगा, ठीक है। भाषा अधिगम जो होता है, भाषा अधिगम होता है, वो अधिगम यानी हम सीखते हैं ना, तो अभ्यास से आता है। जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा हमें भाषा का विकास होता जाएगा। इसके लिए हमें किसी शिक्षक की ज़रूरत पड़ती है जो हमें शिक्षण करवा सके, ठीक है ना, हमें ट्रेनिंग दे सके। हमारे पास क्या हो? पुस्तकें होनी चाहिए, उसके जो नियम होते हैं, रूल वगैरह होते हैं, उसकी जो ग्रामर होती है, व्याकरण होती है, वो सब हमें लर्न करने पड़ते हैं। ये प्रोसेस कैसा होता है? थोड़ा सा जटिल होता है और इसमें हमें क्या करना पड़ता है? प्रयास करना पड़ता है। ये एक औपचारिक साधन से आती है, ठीक है ना। इसके अंदर फॉर्मल क्लास होती है, उसी से हम सीख सकते हैं। ये कैसी प्रक्रिया होती है? सचेतन प्रक्रिया होती है। हमारा मन मस्तिष्क इसके अंदर क्या होता है? सचेत रहता है। इससे हम क्या सीख सकते हैं? द्वितीय भाषा सीख सकते हैं। जो फर्स्ट भाषा, जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज होती है, उसके लिए हमें किसी अधिगम की ज़रूरत नहीं होती है। तो आई होप आपको भाषा अर्जन एंड भाषा अधिगम में जो डिफरेंस होता है वो क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं भाषा के सिद्धांत। अब भाषा के कुछ मेन मुख्य सिद्धांत हैं, उनको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट, अनुबंधन का सिद्धांत। फर्स्ट क्या होता है? अनुबंधन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग। भाषा विकास में अनुबंधन या साहचर्य का महत्वपूर्ण योगदान है। बच्चे जब शब्द सीखते हैं तो उन्हें मूर्त वस्तुओं को जोड़कर शब्दों की जानकारी दी जाती है। अनुबंधन के सिद्धांत फ्रेंड्स आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में सिखाती हूँ कि पहले हम क्या करते हैं कि जो बच्चा जो होता है, पहले उसको क्या दिखाते हैं? एप्पल दिखाते हैं, ठीक है, और उसको क्या बताते हैं कि भाई ये क्या है? एप्पल है, यानी ये क्या है? A फॉर एप्पल है। तो उसको बच्चे को क्या करते हैं हम? पहले कोई मूर्त वस्तु क्या होती है? जिसको टच किया जा सकता है, ठीक है। अमूर्त, जिसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। तो जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो जो हमारी मूर्त वस्तु होती है, उनको दिखा करके उनके साथ रूटीन में ला करके बच्चों को सिखाया जाता है, ठीक है। मूर्त वस्तु के माध्यम से बच्चे को जब हम शब्द सिखाते हैं तो वो कौन सा सिद्धांत कहलाता है? हमारा अनुबंधन का सिद्धांत कहलाता है। अब तो पहले बच्चे ने क्या देखा था? एप्पल देखा था। एप्पल को देख के वो ए बोलने लगा था, फिर धीरे धीरे क्या होता है? वो सीधा ए बोलने लगता है, ठीक। अनुकरण का सिद्धांत, अनुकरण के सिद्धांत को किसने क्या किया है? इसको आगे बढ़ाया है। इसके समर्थककर्ता कौन कौन है? चैपेनीज, सर्ली, कर्टी, वैलेंटाइना, ये नाम आपको याद रखने हैं। इसके अंदर क्या बताते हैं कि जो अनुकरण का सिद्धांत है, यानी जो भाषा है वो अनुकरण से सीखी जा सकती है। भाषा के सीखने के लिए क्या करना पड़ता है? अनुकरण करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है नोम चोम्स्की का भाषा अर्जित का सिद्धांत। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जरूर आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नोम चोम्स्की का भाषा अर्जित। अब आपसे पूछ लेगा भाषा अर्जित का सिद्धांत किसने दिया है? तो किसने दिया है? नोम चोम्स्की ने दिया है। बालक भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति के साथ पैदा होता है। इस बात को याद रखना है कि जो बालक है वो भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति के साथ पैदा होता है। ऐसा किन्होंने बताया है? नोम चोम्स्की ने बताया है। जन्मजात शक्ति की जहाँ पर बात की जाएगी वो किसने बताया है? नोम चोम्स्की ने बताया है। नोम चोम्स्की ने बताया कि जो बालक होता है उसके अंदर जो भाषा को सीखने की क्षमता होती है वो ऑलरेडी उसके अंदर क्या होती है?
अवेलेबल होती है। उन्होंने बताया भाषा अर्जन यंत्र। अब आपसे पूछ लेगा भाषा अर्जन यंत्र का जिक्र किसने किया है? नोम चोम्स्की ने किया है। नोम चोम्स्की ने बताया है कि बच्चे के अंदर क्या होता है, एक भाषा अर्जन यंत्र होता है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एलईडी बोलते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बोलते हैं। वो सब बच्चों में क्या होती है, प्रेजेंट होती है और उसी की हेल्प से बच्चा क्या सीखता है, भाषा सीखता है। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो जेनरेटिव ग्रामर है, जेनरेटिव ग्रामर की संज्ञा किसने दी है? नोम चोम्स्की ने दी है। जेनरेटिव ग्रामर की संज्ञा किसने दी है? नोम चोम्स्की ने दी है। कि जब बच्चा जो होता है वो निश्चित नियमों का प्रयोग करते करते नए वाक्यों का निर्माण करना शुरू कर देता है, तो ये उसके अंदर क्या आ रही है, उसके जो ग्रामर है वो क्या होती जा रही है, जनरेट होती जा रही है। जो नियम थे, पुराने वाले जो नियम थे, उनके आधार पर नए नियमों को सीखने लग रहा है, अर्जित करने लग रहा है। क्यों अर्जित कर रहा है? क्योंकि उसके अंदर क्या है, भाषा अर्जन यंत्र है, एलईडी है, उसके अंदर जन्मजात क्षमता है भाषा अर्जन को। बस नोम चोम्स्की से आपको इन्हीं चीज़ों का याद रखना है। आई होप आपको नोम चोम्स्की अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट आता है अभिप्रेरणा एंड रुचि का सिद्धांत। अब फ्रेंड्स क्या होता है अभिप्रेरणा? अब आप लोग सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, मान लो जब तक आप लोग अंदर से मोटिवेट नहीं हो, आपके अंदर इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं है, तो आप लोग कैसे पढ़ पाओगे? आप लोगों के अंदर रुचि ही नहीं है तो आप लोग मेरी क्लास को कंप्लीट कैसे देख पाओगे? आप लोग मोटिवेट ही नहीं हो, आप लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है, तो कैसे करोगे? तो हिंदी की पाठ्य सामग्री है या कोई भी भाषा है, बच्चे को सीखनी है तो उसे मोटिवेट होना पड़ेगा और उसके अंदर इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, रुचि लेनी पड़ेगी। तो जो हमारी सामग्री है वो इस हिसाब से होनी चाहिए, ना कि शिक्षक जो होता है, ओके, इस बात का भी याद रखना, शिक्षक की मनपसंद सामग्री नहीं होनी चाहिए। हमें बच्चे की रुचि देखनी है कि बच्चे की रुचि के अनुसार हम किस तरह से अपनी सामग्री को ढाल सकते हैं। तो इस तरह से अभिप्रेरणा एंड रुचि का सिद्धांत होता है। नेक्स्ट होता है क्रियाशीलता का सिद्धांत। छात्रों से जब हम बार बार में प्रश्न पूछेंगे, उनसे साहित्यिक कार्यक्रम करवाएंगे, ठीक है, बाल दिवस जैसे जो कार्यक्रम होते हैं वो करवाते हैं, ठीक है, उनमें बच्चे बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, तो मौखिक और लिखित रूप सीखते हैं भाषा का। तो ये क्या होता है, क्रियाशीलता का सिद्धांत, यानी बच्चा करके सीख रहा है। हम बच्चों को क्या रख रहे हैं, एक्टिव रख रहे हैं। और आज का जो हमारा जो एनईपी है, मतलब मेन मोटिव क्या है कि जो हमारी शिक्षा होनी चाहिए वो बाल केंद्रित होनी चाहिए। आपको बस इस वर्ड को ध्यान रखना है, हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड हमारे जो शिक्षा है वो चाइल्ड सेंटर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, अभ्यास का सिद्धांत। भाई अभ्यास करने का जो थॉर्नडाइक ने दिया था, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, वो किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। फ्रेंड्स थॉर्नडाइक से मेरे याद आया कि मैंने जो साइकोलॉजी, जो आप लोग सीटेट है उसके लिए पेडागोजी पढ़ोगे, साइकोलॉजी भी पढ़ोगे। जो साइकोलॉजी है ना, वो मैंने आपको जितनी भी करवाई है, मैंने लगभग 3-4 वीडियो करवाई है और उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मैंने उनको बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट मेथड से करवाया है और साथ में उनके मैंने नोट्स भी दिए हैं। तो आप लोग वहाँ से देख करके कर सकते हो। एसटेट में तो फिर भी थोड़ा डीपली पूछता है, लेकिन सीटेट में वहाँ से बाहर से कुछ नहीं जाने वाला। आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। आप लोग साइकोलॉजी के जो 15 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं वहाँ से कवर कर लोगे। उसके अंदर मैंने आपको थॉर्नडाइक, जीन पियाजे, कोलबर्ग, बाकी जो भी स्टेट्स होती हैं, पर्सनैलिटी वाला टॉपिक, इंटेलिजेंस वाला टॉपिक बहुत अच्छे से करवाया है, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो जो अभ्यास का सिद्धांत है वो किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है। भाषा विकास के लिए क्या करते रहना चाहिए, अभ्यास करते रहना चाहिए। जितना हम लोग अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, मान लो आज मैंने 5 सेंटेंस सीखे अंग्रेजी के बोलने, मैंने आज उनको बोला, कल उनको बोला, फिर मैंने 2 महीने तक उनको नहीं बोला, तो मैं क्या होंगी, उनको भूल जाऊंगी, मेरे माइंड से स्लिप हो जाएंगे। लेकिन मैं उनकी प्रैक्टिस करती रहूँगी तो मुझे वो याद रहेंगे। जीवन समन्वय का सिद्धांत। अब बच्चों को जो चीज़ें सिखानी है ना, वो उनके जीवन से जोड़ करके सिखानी है, जो उनके जीवन में अभी फ़िलहाल भी काम आए, आगे भी काम आए, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारे सिखाने का, भाषा सिखाने का जो सिद्धांत है वो जीवन समन्वय से संबंधित होना चाहिए। निश्चित उद्देश्य एवं पाठ्य सामग्री का सिद्धांत। जब हम बच्चे को भाषा सिखा रहे हैं तो उसका कोई निश्चित उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चे को भाषा इसलिए सीखना जरूरी है, ठीक है, और उसकी कोई निश्चित पाठ्य सामग्री होनी चाहिए, तभी बच्चा भाषा को अच्छे से सीख पाएगा। नेक्स्ट, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता, फ्रेंड्स जितने भी बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, आप हैं, मैं हूँ, सब में क्या है, व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं। मैं अलग हूँ, आप अलग हो, जो और लोग हैं वो हमसे अलग हैं। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत होता है सभी की जो सीखने की जो कैपेबिलिटी होती है वो सभी की अलग अलग होती है, तो हमें किसी को भी जज नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि सभी की जो भिन्नताएं हैं वो क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताएं अलग अलग होती हैं। कोई सिंगिंग में अच्छा होता है, कोई डांसिंग में अच्छा होता है, तो कोई पढ़ाई में अच्छा होता है, ठीक है। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही भाषा का अध्ययन करवाना चाहिए। अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत।
जो अनुपात एवं कर्म का सिद्धांत जो है उसमें क्या बता रहा है कि जो आपका जो कर्म चलता है, अनुपात जो होता है, जैसे कि जो कौशल होते हैं, ठीक है, कौशल हम आगे पढ़ेंगे, श्रव्य कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, जो हम आगे पढ़ेंगे ना, तो वो आपस में क्या होते हैं, सब इंटर रिलेटेड होते हैं, उनका कोई निश्चित कर्म नहीं होता, आपस में क्या होते हैं, वो इंटर रिलेटेड होते हैं। बोलचाल का सिद्धांत भाषा, अब जो भाषा है वो कैसी होनी चाहिए, बोलचाल की होनी चाहिए, है ना। बालकों की सृजनात्मक शक्ति एवं अभिव्यक्ति कौशल में बढ़ोतरी करती है। जब बोलचाल की सिद्धांत भाषा होगा तो जो बालकों की जो क्रिएटिविटी है, बालकों में क्या आएगी, क्रिएटिविटी आएगी, अभिव्यक्ति कौशल में बढ़ोतरी होगी, जो वो व्यक्त करना चाहते हैं, अगर उनके पास भाषा है तो वो उस बात को अच्छे से कह पाते हैं, अच्छे से समझा पाते हैं दूसरे को। अगर मैं आपको ये सीटेट में जो हमारी हिंदी पेडागोजी आने वाली है वो मैं आपको करवा रही हूँ, अगर मेरे पास भाषा ही नहीं होती, मैं सीधे आपको ऐसे नोट्स प्रोवाइड करूँ तो आपको कैसा लगेगा, कितना समझ में आएगा। तो हमें किसी चीज़ को अभिव्यक्त करने के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास भाषा का होना जरूरी है। चयन का सिद्धांत, हमें इस तरह से भाषा को चयन करना है जिससे छात्र क्या हो सके, लाभान्वित हो सके, जैसे कि मैंने किया है। देखो, मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाले हैं जिससे कि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके, आप लोगों का एग्जाम अच्छा हो सके, बस मैं तो यही चाहती हूँ फ्रेंड्स। बाल केंद्रित सिद्धांत, जो भाषा है, शिक्षा है, वो हमारी कैसी होनी चाहिए, हमेशा बाल केंद्रित होनी चाहिए, ना कि शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए। शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत, जो विभिन्न जो शिक्षण सूत्र होते हैं फ्रेंड्स, शिक्षण सूत्र क्या होते हैं, जैसे कि जो हमारे पहले से चले आ रहे हैं ना, जो पुरखों से जो चली आ रही है, जो ऋषि थे, मुनि थे, फिर उसके बाद अंग्रेजी शिक्षा वगैरह आई, तो इन सबको मतलब मिला करके जो शिक्षण सूत्र हमारे पास निकले हैं, ठीक है। जैसे कि सरल से कठिन, पहले सरल बताओ फिर कठिन बताओ, ज्ञात से अज्ञात, पहले जो आता है वो बताओ फिर जो नहीं आता है वो बताओ, आगमन से निगमन की तरफ चलो। अब फ्रेंड्स यहाँ से आगमन और निगमन विधि से देखो, आगमन क्या हो चलो फ्रेंड्स ये आगे करवाती हूँ, आगे मैं आपको सभी शिक्षण विधियाँ करवाऊंगी ना, तो उसमें करवाऊंगी आगमन और निगमन। अभी हम सिद्धांत देख रहे थे ना, तो सिद्धांत ही देखते हैं। आवृत्ति का सिद्धांत, आवृत्ति यानी किसी चीज़ को बार बार से दोहराना, उसका रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना। तो भाषा को सीखना है तो क्या करनी चाहिए, आवृत्ति करनी चाहिए। परिपक्वता का सिद्धांत, जो भाषा है वो परिपक्वता पर भी डिपेंड करती है। जैसे कि पहले जब हम छोटे थे तो हम क्या बोलते थे, तुतला के बोलते थे ना, और अब हम जब क्या हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं, तो हम शब्दों को अच्छे से बोल पाते हैं। तो ये क्या होता है, परिपक्वता का सिद्धांत, जो भाषा है वो परिपक्वता पर भी आधारित होती है। अब फ्रेंड्स आ जाते हैं हमारे भाषा कौशल। देखो भाषा कौशल क्या क्या होते हैं, इनके बारे में देखते हैं। यहाँ पर जानने से पहले मैं आप लोगों के साथ ना जो विधियाँ हैं वो करवा देती हूँ, देन हम चलते हैं भाषा कौशलों पर। एक मिनट का टाइम लगेगा मुझे, क्योंकि ये जो मेरी इसमें ना बहुत डिटेल में लिखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि अगर मैं इसको लिखने में दोबारा से इतना टाइम लगाऊंगी तो बहुत टाइम हमारा वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए जो ये मेरे पहले वाले नोट्स थे इन्हीं से आपको आगे का करवाऊंगी मैं। कुछ हमारे शिक्षण सूत्र जो होते हैं अभी हमने देखे थे, कुछ और देख लीजिए शिक्षण सूत्र कौन कौन से होते हैं। सरल से कठिन की ओर चलते हैं, पूर्ण से अंश की ओर चलते हैं, पहले पूरा बताओ फिर उसको तोड़ करके बताओ। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, जो सामने है प्रत्यक्ष है उससे अप्रत्यक्ष की ओर। ये आपको ना याद रखने, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि इसमें से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है, ठीक है, आपको उल्टा करके दे देगा, अंश से पूर्ण की ओर, ठीक है। तो ये ऐसा आपको याद रखना है, पूर्ण से अंश की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, समीप से दूरी की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, मनोविज्ञान से तर्क की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। ये कुछ शिक्षण सूत्र हैं, इनका आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ जो शिक्षण विधियाँ हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताती हूँ, चलती हूँ, ताकि आपके सीटेट के एग्जाम में इम्पोर्टेंट रहेगा। फ्रेंड्स, शिक्षण विधियाँ जो होती हैं, जो मेथड बना लिए गए हैं, अब एक मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है कि इन्होंने कहा था कि जो कोई भी जो शिक्षण है ना वो तब तक बेकार है जब तक उसके लिए क्या नहीं हो, कोई शिक्षण विधि ना हो। तो शिक्षण विधि अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। शिक्षण विधि का ज्ञान इस प्रकार से होना चाहिए जिस प्रकार से वह शिक्षक को सहयोग करे। शिक्षण विधि में माध्यम है जिसके द्वारा शिक्षक अपनी विषय वस्तु को बालकों तक प्रेषित करता है, वह बालकों तक अपनी बात को पहुंचाता है, ठीक है। तो जो मेन शिक्षण विधियां हैं भाषण शिक्षण में हिंदी में, वो देखते हैं। अनुकरण विधि, एक शिक्षक का कार्य अनुकरण करते हुए जब कोई बालक भाषा सीखता है तो वह उसकी अनुकरण विधि कहलाती है। जो शिक्षक के कार्यों का अनुकरण करते हुए जब उनका क्या करते हैं, हम इमिटेशन करते हैं, अनुकरण करते हैं, उनकी नकल उतारते हैं, तो वो कौन सी विधि हो जाएगी, अनुकरण विधि। अनुकरण विधि में जैसे कि लेखन अनुकरण, लेखन अनुकरण में जैसे कि हमने लिख के दे दिया क
बच्चे ऐसे लिखने लगते हैं ना, लेखन अनुकरण, उच्चारण अनुकरण, जैसे कि हम क्या करते हैं 2 1 जा 2, पीछे बोलते हैं 2 1 जा 2, ठीक। तो उच्चारण अनुकरण, रचना अनुकरण कि कोई हमने रचना, जैसे कि हमने क्या कर दिया, गाय का प्रस्ताव लिखवा दिया और फिर हमने बता दिया कि उसी आधार पर आपको किसका प्रस्ताव लिखना है, कुत्ते का प्रस्ताव लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से अनुकरण विधि होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है मोंटेसरी विधि। नेक्स्ट विधि कौन सी है, मोंटेसरी विधि। यह एक प्रकार की कैसी विधि है, खेल विधि है। जो मोंटेसरी विधि है वो एक फ्रेंड्स यहाँ पर ना मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते हुए चल रही हूँ, आपको इनको याद रखना है, यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। मोंटेसरी विधि है वो कैसी विधि है, यह एक प्रकार की खेल विधि है। इस विधि को देने का श्रेय किसको जाता है, मारिया मोंटेसरी को जाता है। इस विधि में कुछ खोखले वर्ण होते हैं जिनके सहयोग से एक बालक वर्ण लिखना सीख जाता है, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर अब बच्चा इसके अंदर ऐसे 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 फेरेगा, ठीक है, पेंसिल, तो उसको वर्ण लिखना आ जाएगा, ठीक। तो एक तरह के बच्चा क्या करता है, खेल खेल में सीख जाता है। मोंटेसरी विधि के गुण और दोष क्या है, मोंटेसरी विधि क्या है फ्रेंड्स, मनोवैज्ञानिक विधि है, बाल केंद्रित है, बच्चे को ही केंद्र माना गया है। इससे शारीरिक भी विकास होता है क्योंकि बच्चा अपने हाथों से भी एक्टिविटी कर रहा है और बच्चे का माइंड भी चल रहा है। बालक स्वयं करके सीखता है, इसलिए चिंतन का भी विकास होता है, लर्निंग बाई डूइंग पे आधारित है। सहयोग एवं प्रतिस्पर्धा का विकास होता है। इसके दोष क्या क्या है, ये अत्यधिक खर्चीली होती है, थकान जल्दी हो जाती है क्योंकि बच्चा प्रैक्टिस करते करते थकने लगता है। दुर्घटना का भय होता है, केवल प्रारंभिक कक्षाओं के लिए उपयोगी, जो प्रारंभिक कक्षाएं हैं, छोटी कक्षाएं हैं, उनमें ही उपयोगी होती है और सामान्य विद्यालय में उपयोग संभव नहीं है, ठीक है। तो ये कौन सी थी हमारी मोंटेसरी विधि। अब हम लोग देखते हैं खेल विधि। सर्वप्रथम इंग्लैंड के गणित शिक्षक याद रखना, हेनरी कोल्डवेल कुक ने सर्वप्रथम खेल विधि का विचार दिया। हेनरी कोल्डवेल कुक, खेल एकमात्र ऐसा कार्य है जिसको बालक क्या करता है, पूरे मन से करता है। किसने बताया, हेनरी कोल्डवेल कुक ने किसको दिया है, खेल विधि को दिया है। उन्होंने क्या कहा कि जो बालक होता है वो पूरे मन से सिर्फ एक ऐसा ही काम है, यानी वो सिर्फ एक ऐसा काम क्या है, खेल है, जिसको वो अपने पूरे मन से करता है। तो वर्तमान में जो प्रचलित विधियां हैं वो देखिए, किंडरगार्टन विधि, साहचर्य विधि, डाल्टन विधि। इनकी ना आप जो इनके इन्वेंटर हैं वही देख लीजिए। जो किंडरगार्टन विधि है वही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, फ्रोबेल ने दी थी। किंडरगार्टन विधि किसने दी है, फ्रोबेल ने दी है। साहचर्य विधि किसने दी है, मारिया मोंटेसरी ने दी है। डाल्टन विधि कुल्हेना पार्कहर्स्ट, डाल्टन विधि पार्कहर्स्ट, याद रखना, ठीक है। साहचर्य विधि में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, अनुबंध से सीख जाता है कि बालकों को जो शब्द ज्ञान करवाते हैं सबसे पहले उनको क्या दिखाते हैं, उनके नाम लिखी पर्चियां रखी जाती हैं, बालकों को बता दिया जाता है कि उसके बाद पर्चियां अलग कर पुनः एक बालक से वापस वस्तुओं पर रखवाते हैं, उनका अभ्यास करवाते हैं। कुछ हमने आइटम रख दिए, ठीक है, उनके ऊपर हमने पर्चियां बता दी, उनके ऊपर लिख करके, और फिर उन पर्चियों को छांटना होता है। तो ये क्या होती है, साहचर्य विधि होती है। किंडरगार्टन विधि होती है, फ्रोबेल ने विधि देते हुए कहा था कि जिस प्रकार से एक माली अपने बगीचे में पौधों एवं फूलों की देखभाल करता है, उन्हें स्वतंत्र रूप से सीखने के लिए प्रेरित करता है, तो बच्चों को भी इसी तरह का वातावरण देना चाहिए। विद्यालय में शिक्षक को क्या बताया गया, माली बताया गया, और विद्यार्थियों को क्या बताया गया, फूल बताया गया। तो ऐसा किसने बताया है, फ्रोबेल ने बताया है। और फ्रोबेल ने कौन सी विधि दी है, किंडरगार्टन विधि दी है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाती है हमारी, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट विधि है वही मैं आपको करवा रही हूँ, वाचन विधि। क्या आ जाती है, वाचन विधि। वाचन विधि में क्या होता है, वाचन से अभिप्राय अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना होता है। एक तो हम सिर्फ ऐसे ही पढ़ते जाएं और एक उसका मीनिंग समझ करके पढ़ेंगे, तो वो हमारी कौन सी विधि होती है, वाचन विधि होती है। वाचन विधि मनोवैज्ञानिक विधि है। अर्थ ग्रहण करने में सहयोग, ध्यान केंद्रित होता है, समय का सदुपयोग होता है, ठीक है। अब आ जाती है हमारी आगमन निगमन विधि। अब क्या आ जाती है हमारी, आगमन और निगमन विधि। तो आगमन निगमन विधि में देखिए, जब आगमन एवं निगमन विधि का एक साथ उपयोग किया जाए तो उसको क्या कहते हैं, आगमन निगमन विधि कहते हैं। अब अलग अलग देखते हैं कि आगमन विधि क्या होती है और निगमन विधि क्या होती है। आगमन विधि क्या होती है, जब शिक्षण कार्य के समय शिक्षक एवं शिक्षार्थी समान रूप से कार्य करते हुए सीखने सिखाने का प्रयास करते हैं, जहाँ पे बालक भी एक्टिव है, टीचर भी एक्टिव है, ठीक है। वह अपनी इस विधि में उदाहरण से नियम की ओर आगे बढ़ता है। कहाँ चलता है फ्रेंड्स, ऐसे याद रखना, ए आ रहा है ना, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, ऊ आएगा, यानी पहले उदाहरण और फिर क्या आएंगे, नियम। याद करने के लिए बता रही हूँ, आगमन तो ऐसे ऊ, उदाहरण से नियम की ओर, और निगमन में पहले क्या आते हैं, नियम आते हैं, और फिर क्या आते हैं, उदाहरण आते हैं। शिक्षण ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, इन शिक्षण सूत्रों का आगमन विधि में प्रयोग किया जाता है। उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं, याद रखना है।
मूर्त से अमूर्त की ओर चलते हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। जबकि जो निगमन विधि है वो इससे ठीक उल्टी हो जाएगी। इन शिक्षण सूत्रों को भी आपको याद रखना है। आपसे पूछ लेगा कि कौन से शिक्षण सूत्र का यूज उसमें आगमन विधि में नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आगमन विधि में मूर्त दिखाएंगे पहले, फिर उसके बाद अमूर्त की ओर, पहले विशिष्ट और फिर सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। तो ये आपको याद रखना है। जो निगमन विधि होती है वो इससे ठीक अपोजिट होती है। उसमें क्या होता है, नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं, पहले अज्ञात से ज्ञात की ओर। बिल्कुल जो उसका जो आगमन विधि थी उसका बिल्कुल अपोजिट हो गया। इन पॉइंट्स को याद रखना कि निगमन विधि के अंदर अज्ञात से ज्ञात की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, अंश से पूर्ण की ओर, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर चला जाता है। तो इनको आपको याद रखना है। अब रसास्वादन विधि क्या होती है, इसके अंदर पद्य पाठ करवाया जाता है। जब कविता का अर्थ, भावार्थ, ज्ञान, कविता पाठ पढ़ाते हैं, इसमें रसास्वादन विधि का उपयोग किया जाता है, जिसमें एक शिक्षक सबसे पहले पाठ का अर्थ, उसके भावों को स्पष्ट करता है। पहले पाठ का अर्थ और उसके भावों को स्पष्ट करता है और अंत में कविता को राग से गाने लगता है। तो सभी बालक भी अनुकरण करने के कारण कक्षा का वातावरण कैसा हो जाता है, कवितामय में हो जाता है और वास्तविक रस की अनुभूति होती है। वो क्या होता है, रसास्वादन। जो आपका पद्य होता है, पद्य यानी जो कविता होती है, तो उसके लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, रसास्वादन विधि का प्रयोग किया जाता है। व्याकरण अनुवाद विधि। व्याकरण अनुवाद विधि के जनक कौन है, श्री राम कृष्ण गोपाल भंडारकर विधि। इन्होंने पहली बार इस विधि का प्रयोग संस्कृत भाषा सिखाने के लिए किया था। फिर इसमें क्या होता है, मातृभाषा में अनुवाद करता है, फिर व्याकरणीय ज्ञान को ध्यान में रखते हुए ठीक उसी प्रकार से स्पष्ट करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो वो कौन सी होती है, व्याकरण, जिसमें व्याकरण का सहारा लिया जाता है। इस विधि का उपयोग करने शिक्षक क्या करता है, सबसे पहले विषय वस्तु का मातृभाषा में अनुवाद करता है। जो विषय मान लो कि इंग्लिश है, ठीक है, तो उसका पहले हिंदी बनाता है उसकी, फिर उसको व्याकरणीय ज्ञान को ध्यान के रखते हुए उसका अर्थ बताते हुए चलता है। तो वो क्या होती है, व्याकरण अनुवाद विधि होती है। हर्बर्टीय विधि, इसके अंदर आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो हर्बर्टीय विधि है, कुल 5 पद बताए गए हैं। कुल 5 पद बताए गए हैं और 5 पद कौन कौन से हैं, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यकरण, प्रयोग। हर्बर्ट की जो पंचपदी है उसका उपयोग करते हुए शिक्षण कार्य करवाते हैं तो वो रोचक होता है, नियंत्रित होता है। लेकिन उसके जो 5 पद हैं वो हमें याद रखने हैं, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यकरण और प्रयोग। सबसे पहले प्रस्तावना, फिर प्रस्तुतिकरण, बोलो मेरे साथ साथ, फिर तुलना, फिर सामान्यकरण और फिर क्या होता है, प्रयोग होता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट थी जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ सकती हैं। ठीक है, वही मैंने आप लोगों को बताई है। पाठ्यपुस्तक विधि आप लोग समझ सकते हो। पाठ्यपुस्तक विधि क्या होगा, जो पाठ्यपुस्तक विधि क्या होती है, एक परंपरागत विधि होती है। ठीक है, जो शुरुआत के काल से चली आ रही है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। जो मैंने अभी आपके लिए नोट्स बनाए थे ना वो बिल्कुल शॉर्ट में है, लेकिन ये देखिए आप डिटेल में है। जो शिक्षण सहायक सामग्री है हम इसके ऊपर चलते हैं। ठीक, शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण कार्य करते समय शिक्षक विषय वस्तु को स्पष्ट करने में सरलतम रूप से विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए जिन जिन सामग्री का उपयोग करेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री बोलते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री कितनी प्रकार की हो सकती है, 3 प्रकार की हो सकती है। कौन कौन सी हो सकती है, दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री और दृश्य श्रव्य सामग्री। दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री और दृश्य श्रव्य सामग्री। ठीक, तो अब देखिए दृश्य सामग्री क्या होती है, केवल दृश्य के माध्यम में अधिगम, केवल दृश्य के माध्यम से अधिगम करवाया जाता है तो वो क्या होती है, दृश्य सामग्री। जैसे कि ब्लैक बोर्ड, ठीक, पुस्तक, पॉइंटर, प्रोजेक्टर, मानचित्र, चित्र, यानी जहाँ से आप देख करके पढ़ रहे हो, जहाँ पर आपको देखने से कुछ समझ में आ रहा है, देख करके चीज़ों को सीख जाओगे। दिखाने के लिए जो दिखा करके शिक्षण करवाया जाए तो वो क्या होती है, दृश्य सामग्री। जो दिखा करके शिक्षण करवाया जाएगा वो दृश्य सामग्री। आपको याद रखनी है, आपसे इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। ब्लैक बोर्ड, पुस्तक, पॉइंटर, प्रोजेक्टर, मानचित्र और चित्र, ये किस में आते हैं, दृश्य सामग्री में आते हैं। श्रव्य सामग्री, केवल ध्वनि से अधिगम, जहाँ पर केवल बोल करके बताया जा सके, जैसे कि रेडियो, ट्रांजिस्टर, टैप रिकॉर्डर, ग्रामोफोना, लिंग्वाफोना। आपको याद रखना है ये क्या है, श्रव्य सामग्री है, जहाँ से हम देखते कुछ नहीं है और सुनते सब कुछ है। और दृश्य श्रव्य सामग्री, जहाँ पर दिखाई भी दे और सुनाई भी दे। जैसे कि अभी मैं आपको दिखा भी रही हूँ और साथ में मैं बोल रही हूँ तो आपको सुनाई भी दे रहा है, तभी आपको समझ में आ रहा है। अगर मैं ना तो आपको दिखाऊँ, सिर्फ बोलती बोलती रहूँ तो शायद इतनी आउटपुट ना आ पाए जितना अब आ पा रही होगी। दृश्य सामग्री में जिसमें दिखाई भी और सुनाई भी, जैसे कि टीवी,
कंप्यूटर, चलचित्र, सिनेमा, नाटक, रंगमंच, कठपुतली, ये सब क्या है, दृश्य श्रव्य सामग्री के एग्जाम्पल हैं। इनको आपको याद रखना है, अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है आपके पास पाठ्य पुस्तक। अब फ्रेंड्स, पाठ्य पुस्तक के कुछ उद्देश्य होते हैं, वो देख लीजिए पाठ्य पुस्तक के उद्देश्य क्या होते हैं। जो पाठ्य पुस्तक होती है, हमारी जो टेक्स्ट बुक होती है, उसके उद्देश्य क्या होते हैं। भाषा के सांस्कृतिक लक्ष्यों को पूरा करना किसका उद्देश्य होता है, पाठ्य पुस्तक का। आप कोई उद्देश्य दे करके उसमें से पूछ लेगा कौन सा पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य नहीं है, तो इनको भी आपको ध्यान से याद रखना है। भाषा के सांस्कृतिक लक्ष्यों को पूरा करना, बालक के ज्ञान को बढ़ाना, ज्ञान को बढ़ा ही नहीं रहे तो फिर पाठ्य पुस्तक का फायदा ही क्या हुआ, ठीक है। बालक की सीमा को, ज्ञान की सीमा को विस्तृत करना, बच्चों में जो ज्ञान है उसको बढ़ाना। स्वाध्याय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, बुक होगी तो बच्चा क्या कर पाएगा, अपने आप सेल्फ लर्निंग कर पाएगा, तो स्वाध्याय के प्रति रुचि उत्पन्न होगी बुक से। शब्द एवं सुक्ति भंडार में वृद्धि होगी। जब बच्चा जितनी ज़्यादा हम बुक्स पढ़ेंगे तो हमारे जो वर्ड्स हैं उनमें भी क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। तो ये सब क्या होते हैं, पाठ्य पुस्तक के हमारे उद्देश्य होते हैं। अब आ जाते हैं पाठ्य पुस्तक के गुण। और जो मैं आपको ना ये गुण बता रही हूँ ना, ये अभ्यांतर और बाह्यांतर दोनों बता रही हूँ। तो जो अभ्यांतर है वही गुण हमारे पाठ्यपुस्तक की मेन विशेषताएं होनी चाहिए, ना कि बाह्य गुण होने चाहिए, ठीक है। विषय वस्तु से संबंधित होनी चाहिए, शैलीगत विविधता होनी चाहिए, मौलिकता होनी चाहिए, भाषा सत्र के अनुकूल होनी चाहिए, उद्देश्य पूर्ण होनी चाहिए, जीवन से संबंधित होनी चाहिए। ये भाषा के अभ्यांतर गुण हैं। जबकि बाह्यांतर गुण मूल्य, जिल्द, चित्तर, कागज, मुद्रण, नाम, आकार, डिजाइन, ये सब क्या है, पाठ्यपुस्तक के बाह्य गुण हैं। ये सिर्फ बाहर के दिखावटी गुण हैं और ये भाषा के अंदर के गुण हैं जो भाषा में होने चाहिए। इसी के साथ भाषा में नहीं होनी चाहिए, पाठ्यपुस्तक में होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, एक मिनट रुको, पाठ्यपुस्तक की विशेषताएं। तो पाठ्यपुस्तक की विशेषताएं क्या होनी चाहिए, पाठ्यपुस्तक में अच्छी भाषा व शब्द भंडार। जो शब्द भंडार है, अच्छी भाषा होनी चाहिए, शब्द भंडार होना चाहिए। विषय वस्तु श्रेष्ठ होनी चाहिए, उत्तम शैली की होनी चाहिए, एक योजनाबद्ध तरीके से होनी चाहिए, प्रमाणिक स्रोतों पर आधारित होनी चाहिए। ये नहीं मन में आया वही लिख दिया गया है, उसके लिखने के कुछ प्रमाणिक स्रोत होने चाहिए। ये तो पाठ्यपुस्तक की क्या हो गई, विशेषताएं हो गई। और ये पाठ्यपुस्तक की क्या हो गई फ्रेंड्स, ये विशेषताएं होगी। और जो अभी मैंने आपको बताया वो क्या हो गए, पाठ्यपुस्तक के अभ्यंतर और बाह्यांतर गुण हो गए, ठीक है। अब देखिए भाषा कौशल पर चलते हैं। किसी भी व्यक्ति में, बालक में भाषा का विकास कुशलतापूर्वक जिस क्रम में होता है उस क्रम को क्या कहा जाता है, भाषा कौशल कहा जाता है, ठीक है। हमें याद रखने के लिए, वैसे आप आपस में ना ये इंटरकनेक्टेड होते हैं, इनका कोई क्रम नहीं होता है। तो ये मैंने याद रखने के लिए लिखा हुआ है LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये आपको याद रखना होता है। श्रीमती मारिया मोंटेसरी ने क्या बताया है, LSWR। श्रीमती मारिया मोंटेसरी ने इसका जो क्रम बताया है वो क्या बताया है, LSWR। अब इसके अंदर क्या होते हैं, ग्राह्य कौशल होते हैं। ग्राह्य कौशल में क्या क्या आ जाएगा, सुनना और पढ़ना। ग्राह्य कौशल फ्रेंड्स क्या होते हैं, जिनसे हम ग्रहण करते हैं। तो ग्रहण किससे कर रहे हैं, अब मैं बोल रही हूँ तो आप लोग सुन पा रहे हो ना, तो सुन रहे हो तो क्या कर रहे हो, चीज़ों को ग्रहण कर रहे हो। तो ग्रहण करने को क्या, ग्रहण यानी सुनने को किस में आ जाएगा, ग्राह्य कौशल में। अगर हम पढ़ रहे हैं तब भी हम क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, तो वो भी किस में आ जाएगा, ग्राह्य कौशल में। जबकि जो अभिव्यक्तात्मक कौशल है उसके अंदर हमारा क्या आ जाता है, बोलना और पढ़ना आ जाता है अभिव्यक्तात्मक कौशल में, ठीक है। एक मिनट रुकिए। जो भाषा कौशल मैंने आप लोगों को बताए हैं, जो सुनना है, हम सुन रहे हैं, चीज़ों को सीख रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, तो ग्रहणात्मक कौशल। पढ़ना भी क्या हो गया, ग्रहणात्मक कौशल। बोल रहे हैं, हम अभिव्यक्त कर रहे हैं, अपनी अभिव्यक्ति कर पा रहे हैं बोल करके, तो वो किस में आता है, अभिव्यक्तात्मक कौशल। लिख पा रहे हैं, वो भी क्या आता है, अभिव्यक्तात्मक कौशल में आता है। तो यहाँ तक आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। LSRW आपस में क्या होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं, कर्म से नहीं सीखे जाते। मारिया मोंटेसरी के अनुसार उनका कर्म क्या बताया है, LSWR बताया है, ठीक है। शिक्षण विद्या में आपको बता चुकी हूँ। अब चलते हैं भाषा के मॉडल पर, ठीक है। भाषा के मॉडल दो तीन मॉडल हैं, उनके बारे में देखते हैं। भाषा के अंतःक्रिया मॉडल, फर्स्ट मॉडल क्या है, भाषा के अंतःक्रिया मॉडल। भाषा के माध्यम से आपसी पारस्परिक संबंधों के प्रति समझ बनती है। भाई भाषा क्या होती है, आपस में व्यक्तियों को, आपको, मुझको, जो भाषा है वो क्या कर पा रही है, इंटरकनेक्ट कर पा रही है ना। तो भाषा के माध्यम से क्या होता है, आपसी पारस्परिक संबंधों के प्रति समझ बनती है।
शुद्ध प्रामाणिक संदेशों को भाषा के माध्यम से लिया और दिया जाता है। जो संदेश है उसको भाषा के माध्यम से ही हम क्या कर सकते हैं, रिसीव और सेंड कर सकते हैं। भाषा के माध्यम से व्यक्तियों के बीच लेन देन में भी आसानी से किया जाता है। जो लेन देन करते हैं पैसों का, रुपयों का, वो भी किसके माध्यम से करते हैं, भाषा के माध्यम से करते हैं। स्टूडेंट एंड टीचर का जो शिक्षण बनता है, जो उनके बीच में जो शिक्षण, स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो शिक्षण प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, प्रभावशाली होती है। किससे, भाषा के माध्यम से। तो भाषा क्या कर पाती है, भाषा क्या है, एक अंतःक्रिया मॉडल है। आपस में जो चीज़ें हैं वो सभी क्या है, आपस में इंटरकनेक्ट करती हुई चल जाती हैं। किसके माध्यम से, भाषा के माध्यम से। आप और मैं इंटरकनेक्ट कर पा रहे हैं भाषा के माध्यम से। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट करते हैं, मैं आपको जो चीज़ रिक्वायरमेंट होती है उसके बारे में समझती हूँ, तो वो आपकी क्या है, भाषा है। आप राइट करके मेरे पास भेजते हो। ठीक है, और स्टूडेंट और टीचर के बीच में भी जब भाषा होती है तभी क्या होता है, प्रभावशाली शिक्षण होता है। नेक्स्ट हमारा मॉडल आ जाता है अधोमुखी प्रक्रिया। अधोमुखी प्रक्रिया, टॉप डाउन मॉडल। टॉप डाउन यानी टॉप, और टॉप से क्या हो रहा है, डाउन, ऊपर से नीचे। अधोमुखी प्रक्रिया भाषा के अर्थ को समझने के लिए पिछले ज्ञान का प्रयोग करता है। भाषा के अर्थ को समझने के लिए हमारे पास जो पिछला ज्ञान है उसका प्रयोग जब किया जाता है तो वो कौन सा मॉडल कहलाता है, टॉप डाउन मॉडल कहलाता है। इस चीज़ को आपको अच्छे से याद रखना है कि जब हमें किसी भाषा के अर्थ समझना है तो हम अपने पिछले ज्ञान का प्रयोग करेंगे, तो वो हमारा क्या कहलाता है, टॉप डाउन मॉडल कहलाता है। फ्रेंड्स, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो अब तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि मैंने आप लोगों के लिए क्या कंटेंट तैयार किया है। तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप कर दीजिए और आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। बॉटम अप मॉडल, अब थर्ड मॉडल क्या आता है, बॉटम अप मॉडल। इसमें स्टूडेंट पाठ्यक्रम के अनुसार गतिशीलता करते हुए सीखता है। जो पाठ्यक्रम है उसके अकॉर्डिंग चलता है, गतिशीलता से सीखता है, तो वो कौन सा मॉडल होता है, बॉटम अप मॉडल होता है। टॉप डाउन मॉडल कौन सा था हमारा, जिसमें हम पुराने ज्ञान का प्रयोग कर रहे थे, और बॉटम अप मॉडल में गतिशीलता करते हुए सीख रहे हैं पाठ्यक्रम के अनुसार। अब आ जाता है जो लेखन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सुसंगतिक होना चाहिए, जिससे उद्देश्य के बारे में लिख रहे हैं वो स्पष्ट होना चाहिए, व्याकरण की शुद्धता होनी चाहिए, उसमें कुछ क्रिएटिविटी, रचनात्मक होना चाहिए, विचारों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। ये एक अच्छे लेखन की विशेषताएं होती हैं। फ्रेंड्स, यही जो मटेरियल है आप लोगों को 3-3, 4-4 घंटे की वीडियो में मिलेगा, लेकिन मैंने इस सारे मटेरियल को समेट करके जो काफ़ी जो सर हैं, मैम हैं, जो मेरे पास बुक्स हैं, उन सब से निचोड़ निकाल करके जो आपके लिए बिल्कुल हलवा है ना, वही मैं आपको बता रही हूँ। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आगे नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो किस सब्जेक्ट पर होगी वो आप लोग मुझे बताइएगा। ठीक है, बाकी मैं अपने हिसाब से देखूँगी, लेकिन आप लोग ज़रूर बताइएगा। अब देखिए, कुछ हमारे पास जो भाषा के जो मनोवैज्ञानिक हैं वो आ जाते हैं, तो उनके बारे में देखते हैं। जो भाषाविद हैं वो आ जाते हैं। तो पहला नाम आता है स्टीफन क्रेशन का। स्टीफन क्रेशन, जो ऑनलाइन एग्जाम हुए थे उसमें इन भाषा जो विद बता रही हूँ मैं आपको, इनसे काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। स्टीफन क्रेशन कहाँ के हैं भाई, अमेरिका के हैं, एक भाषाविद हैं, भाषा के बारे में ज्ञाता हैं। तो इन्होंने क्या बताया था, द्वितीय भाषा अर्जन की दूसरी भाषा है उसको भी अर्जित किया जा सकता है। मैंने आपको क्या बताया, एक दूसरी भाषा सीखने के लिए हम क्या करते हैं, अधिगम करते हैं, लर्निंग करते हैं। लेकिन जो स्टीफन क्रेशन साहब है वो क्या बता रहे हैं कि जो द्वितीय भाषा है उसका भी अर्जन किया जा सकता है। और वैसे हो सकता है उसका अर्जन, अगर अब हम हमारा एटमॉस्फेयर बदल दें, हाँ थोड़ी परेशानी आएगी, थोड़ी मुश्किल आएगी, लेकिन धीरे धीरे हम उसका अर्जन कर लेंगे। ठीक है, तो सेकेंडरी लैंग्वेज है उसका जो एक्विजिशन है वो हो सकता है। ऐसा किसने बताया है, स्टीफन क्रेशन ने। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि द्वितीय भाषा अर्जन के बारे में किसने जिक्र किया है, तो किसने किया है, स्टीफन क्रेशन ने किया है। कितनी परिकल्पनाएं दी हैं इन्होंने, 5 परिकल्पनाएं दी हैं, आपको याद रखनी है। कौन कौन सी, अर्जन अधिगम परिकल्पना, निगरानी मॉनिटरिंग परिकल्पना, निवेश परिकल्पना, ठीक है, 5 परिकल्पनाएं दी थी ना, हाँ। तो यहाँ पर 3 हो गई। 4th आती है हमारी भावात्मक फिल्टर, और 5th आता है हमारा प्राकृतिक कर्म। तो देखिए, अर्जन अधिगम क्या होगा, अर्जन होगा हमारा एटमॉस्फेयर होगा, तभी तो सीख पाएंगे। फिर उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी कि हम सही सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। निवेश क्या होता है, बच्चे को बोधगम्य परिवेश दिया जाए। बच्चे को कैसा परिवेश दिया जाए, बोधगम्य निवेश दिया जाए। बोधगम्य निवेश होता क्या है, बोधगम्य निवेश बच्चों को ऐसे भाषाई अवसर उपलब्ध करवाना जो उनकी भाषा से एक स्तर ऊपर हो, जो उनकी अब भाषा है उससे अपर लेवल की भाषा का एक स्तर होना चाहिए, वो उनको ज्ञान देना, वो क्या कहलाता है, बोधगम्य निवेश। इसको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोधगम्य निवेश क्या होता है कि बच्चों को ऐसे अवसर उपलब्ध करवाना जो उनकी भाषा से एक स्तर ऊपर हो। नेक्स्ट भावात्मक फिल्टर,
ठीक है। भावात्मक फिल्टर यानी वो वही बात आ जाती है कि बच्चा क्या होना चाहिए, मोटिवेट होना चाहिए, उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ हम सेकंड लैंग्वेज को भी एक्विजिशन कर लेंगे, अर्जन कर लेंगे, और उसका जो कर्म है वो क्या होना चाहिए, प्राकृतिक होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं वाइगोत्स्की के बारे में आ जाते हैं। तो वाइगोत्स्की ने क्या बताया है, बालक भाषा अपने परिवेश से अंतःक्रिया करते हुए सीखता है। वाइगोत्स्की ने क्या बताया है कि जो बालक है वो भाषा कैसे सीखता है, अपने जो उसका परिवेश होता है उससे अंतःक्रिया। तो आपको याद रखना है, आपसे सीधा पूछेगा कि बालक भाषा अपने परिवेश से अंतःक्रिया करते हुए सीखता है, ऐसा किसने बताया है, किसने बताया है, वाइगोत्स्की ने बताया है। वाइगोत्स्की ने 3 तरह की वोक बताई है, स्पीच बताई है। कौन कौन सी, सामाजिक वोक, निज वोक और अंतः वोक। सामाजिक वोक है वो 2 वर्ष से शुरू हो जाती है, निज वोक 3-4 वर्ष में बच्चा करने लगता है, और अंतः वोक 6-7 वर्ष की आयु तक आते आते स्टार्ट कर देता है। अब देखिए फ्रेंड, जो निज वोक है, बालक का जो संज्ञानात्मक विकास है, बालक का जो संज्ञानात्मक विकास है वो किससे होता है, निज वोक। तो आपको याद रखना है कि बालक के संज्ञानात्मक विकास में कौन सी वोक का महत्वपूर्ण योगदान है, कौन सी वोक का, निज वोक का महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। एक आपसे ये भी पूछ लेता है कि जो जड़ पीढ़ी है वो किसने दिया है, तो जड़ पीढ़ी के बारे में किसने बताया है, वाइगोत्स्की ने बताया है। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट यानी जहाँ तक हम हैं अभी और जहाँ तक हमारा संभाव्य क्षेत्र हो सकता है उसके बीच में जो जोन बनता है उसको क्या कहते हैं, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। स्कैफोल्डिंग की बात भी किसने की है, जहाँ पर हम अपनी चरम सीमा पर होते हैं, ठीक है ना। भाषा जब सीख रहे होते हैं तो चरम सीमा पर जो मचान आ जाता है उसको क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं। बस आपको इतना याद रखना है कि जड़ पीढ़ी का जिक्र, स्कैफोल्डिंग का जिक्र किसने किया है, वाइगोत्स्की ने किया है। किसने किया है, वाइगोत्स्की ने किया है। सामाजिक सामाजिक अंत्यक्रिया की अवधारणा संबंधित है वाइगोत्स्की से। सामाजिक अंत्यक्रिया की अवधारणा किससे संबंधित है, वाइगोत्स्की से। समाज सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, वाइगोत्स्की ने क्या दिया था, समाज सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। अब आपसे पूछेगा स्किनर, बालक भाषा किससे सीखता है, अनुकरण से सीखता है, ऐसा किसने बताया है, स्किनर ने बताया है। बालक भाषा अनुकरण से सीखता है, ऐसा किसने बताया है, स्किनर ने बताया है। ड्रिल एंड प्रैक्टिस से सीखता है, वैसे तो ये नेगेटिव वर्ड हो जाता है ड्रिल एंड प्रैक्टिस, लेकिन ऐसा किसने बताया है, स्किनर ने बताया है। अब आ जाते हैं प्रश्नों के प्रकार। बोध प्रश्न, बोध प्रश्न फ्रेंड्स कैसे होते हैं, आपसे एग्जाम्पल देकर पूछा जाएगा कि बोध प्रश्न कैसे होंगे। छात्र कहाँ तक समझ पाए हैं यह जानने के लिए बोधात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया है, ये समझाया है और मैंने अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश की है। अब मैं आपसे पूछूं कि आपको कितना समझ में आया है, तो वो कैसे प्रश्न होंगे, बोध प्रश्न होंगे। पाठ पढ़ाने के बाद मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपको कितना समझ में आया है, ठीक है, तो वो क्या है, बोध प्रश्न है। विकासात्मक प्रश्न, विषय वस्तु एंड पाठ को विकसित करने के लिए। मैं इसी के अंदर कुछ और पॉइंट्स ऐड कर दूं आपको पढ़ाने के लिए, जैसे कि मैंने जो अभी आपको बीच में ऐड भी किया था ना, कि इसमें तो मैंने शॉर्ट में लिख रखी थी, लेकिन जो मैंने अपने डिटेल में नोट्स बनाए हुए थे वीडियो के, वो आपको बताए थे डिटेल में। तो वो क्या किया है, मैंने आपकी विषय वस्तु को क्या किया है, विस्तृत किया है। तो विषय वस्तु को विस्तृत करने के लिए जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, विस्तारात्मक प्रश्न कहलाते हैं। पुनर्वरात्मक प्रश्न, विषय वस्तु का परीक्षण करने के लिए, विषय वस्तु की जांच करने के लिए पाठ से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। पुनर्वार्तात्मक प्रश्न उनको बोलते हैं। परिचयात्मक प्रश्न, पाठ का परिचय करवाने के लिए जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, परिचयात्मक प्रश्न। कालांतरित प्रश्न, मौन पठन के बाद, ठीक है। आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया, ये जो नोट्स हैं वो मैं टेलीग्राम पर देने की पूरी कोशिश करूंगी। आप लोगों ने उन नोट्स को लिया और आप लोगों ने लेटे लेटे बैठे बैठे खाते खाते कैसे भी उनको अपने मन में उनको दोहरा लिया है इन वाले नोट्स को, ठीक है। फिर मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ, तो वो कैसे प्रश्न होंगे, कालांतरित प्रश्न होंगे जो मौन पठन के बाद पूछे जाते हैं, ठीक है। पाठ्यपुस्तक की विशेषताएं मैं आपको करवा चुकी हूँ। अब कुछ आ जाते हैं विकार, जो कि मैंने आपको साइकोलॉजी की वीडियो बताई है, उसके अंदर मैंने बहुत डिटेल में करवाया है, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं जो विकार होते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी होती हैं। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट को मैंने यहाँ पर भी लिखा है। एक आपको ये पॉइंट भी याद रखना है कि जो अब भाषा में जो कौन सा सूत्र दिया जा रहा है, त्रिभाषा सूत्र, ठीक है। त्रिभाषा में मातृभाषा होनी चाहिए, क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए, और एक क्या होनी चाहिए, विश्व बोलचाल की भाषा बच्चों को सिखाई जानी चाहिए। बच्चों को जो शिक्षा है वो त्रिभाषा में दी जानी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, डिसमोर्फिया क्या होता है, भ्रम से संबंधित। मोर जहाँ पे दिख जाए ना, मोर से याद कर लेना कि मोर है तो वो भाई नाचेगा तो क्या करेगा, भ्रम की स्थिति उत्पन्न करेगा, ठीक है। तो भाई तो वो किसी में हो जाएगा भ्रम से संबंधित विकार। डिस्थीमिया,
डिस्थीमिया तनाव से संबंधित विकार, डिसकैलकुलिया कैलकुलेटर गणना से संबंधित विकार, अप्रेक्सिया शारीरिक कौशलों से संबंधित विकार, अफेज्या क्या होता है, भाषा संबंधित विकार, डिसलेक्सिया पठन संबंधित विकार, डिसग्राफिया ग्राफ लिखते हैं, ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना, तो लिखने से संबंधित, और डिसलेक्सिया पठन संबंधित विकार। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट विकार हैं, इनको भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि जो शिक्षण है वो कैसा होना चाहिए। पहले शिक्षण को क्या बताया जाता था, द्विआयामी बताया जाता था। पहले शिक्षण को क्या बताया जाता था, द्विआयामी में क्या क्या थे, एक स्टूडेंट होता था, एक टीचर होता था, ठीक है, द्विआयामी। लेकिन अब जो शिक्षण है वो कितने बताया गया है, त्रिआयामी। और किसने बताया है, जॉन डीवी ने बताया है। कौन कौन से बताए हैं, जो त्रिआयामी यानी 3 आयाम क्या क्या बताए हैं, अध्यापक, छात्र और विषय वस्तु। अब जो शिक्षण के जो हमारे पास शिक्षण के 3 आयाम दिए गए हैं, कौन कौन से, टीचर होना चाहिए, फिर उसको टीचर किसको पढ़ाएगा, छात्र को पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा, उसके पास कोई ना कोई विषय वस्तु है, तो अध्यापक, छात्र और विषय वस्तु, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मुझे लगते थे कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हिंदी में, तो वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखना, जहाँ पर सृजनात्मकता आ जाए, क्रिएटिविटी की बात होगी, तो वो हमेशा पॉजिटिव वर्ड होगा, ये भी आप लोग याद रखना, ठीक है। तो और भाषा को सीखने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, भाषा समृद्ध परिवेश होना चाहिए। और बच्चों को अगर हमें ज्ञान देना है, उनके ज्ञान क्षेत्र को विस्तृत करना है, तो हमें बाल साहित्य की पुस्तकों का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ जो और जो फैक्ट हैं, और कल हम लोग इसके हिंदी पेडागोजी के ना क्वेश्चन कर लेंगे। हिंदी पेडागोजी के क्या, मैं साथ साथ में आपको पैराग्राफ भी करवाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको आज की क्लास कैसी लगी। आप लोगों को ज़रूर फीडबैक देना है, कुछ कमी हो तो वो भी आपको पॉजिटिवली बतानी है। और आप लोगों को अगर अच्छी लगी है तो लाइक किए बगैर मत जाइएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आपका जो सीटेट है एग्ज़ाम, उसको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। थैंक्स फॉर वॉचिंग।